नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र चाहर। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। 8वें वेतन आयोग से क्या क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा, क्या क्या असंतुलन बिगड़ेगा, क्या क्या संतुलन बिगड़ेगा, उन सब पर चर्चा करेंगे। जैसे कि लाभ होने वाली कौन कौन सी संख्या है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। साथ ही साथ वित्तीय घाटा कहें या वित्तीय जो सरकार की स्थिति है उसमें क्या असर पड़ेगा, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, 8वें वित्तीय आयोग की जो घोषणा की गई है बीच चुनाव में की गई है, तो इसके क्या मायने हैं और आगे क्या क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जो वेतन आयोग जो गठन होता है वो हर 10 साल में गठन होता है और वो अपनी सिफारिशें सरकार को देता है। सरकार उन सिफारिशों को मान्यता देते हुए कर्मचारियों को वेतन और भत्ते बढ़ाती है जी। तो इसमें करीब करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है और 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। जब जब वेतन आयोग की सिफारिशें लगती है और वेतन बढ़ते हैं तो कर्मचारी मार्केट में उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। इसके कारण से वो मकान खरीदता है, कार खरीदता है, गहने खरीदता है और अपने जो ज़रूरत के सामान हैं जिनको खरीद नहीं पाता है उन सबको खरीदने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से दौड़ने लगती है। आप कहना चाहते हैं क्रय शक्ति बढ़ती है और जो अर्थव्यवस्था मूव करती है, रोटेट करती है। हाँ, क्रय शक्ति बढ़ने के कारण से वो जो अर्थव्यवस्था है वो गति पकड़ती है और उसका लाभ देश को, पूरे देश को मिलता है। तो एक तो प्रथम बात ये। दूसरा, वेतन आयोग क्योंकि 2006 में आया वेतन आयोग, फिर 2016 में लगा, फिर 2026 में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। तो वो हर 10 साल में लगता है, इसलिए वो 26 के लिए, और वो पहले से तैयारी होती है और वो करीब करीब वेतन आयोग 1.5 साल पहले 2 साल पहले बिठाया जाता है क्योंकि उसमें रिकमेंडेशन आती हैं। लेकिन फिर भी वेतन आयोग बैठने में समय लगा। हमने पिछले 1 वर्ष से लगातार वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, जो है सिफारिश है या आंदोलन हम पूरे देश भर में कर रहे हैं। और वो अभी प्री बजट मीटिंग में भी हमने वित्त मंत्री जी के समक्ष 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए, गठन करने के लिए आग्रह किया। तो इन सब आग्रहों को ध्यान रखते हुए वेतन आयोग गठित हुआ और सरकार का ये कहना है कि वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से सभी कर्मचारियों को जो है लागू हो जाएंगी। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रहेंगी, पेंशनर्स के लिए रहेंगी जो पेंशनधारी हैं। साथ ही साथ स्टेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको कम मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं उनको कम मिलेगा। देखो, जैसे ही वेतन आयोग गठित हो जाता है वैसे ही अलग तरह की खुशी दूसरे जो है पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, सब में खुशी की लहर होती है। क्योंकि केंद्र जब ये पे कमीशन बिठाता है उसके बाद स्टेटों में भी, राज्यों में भी उस पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जैसे ही पे कमीशन की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की आई और वो स्टेट में तुरंत दूसरे दिन या 10 दिन में और 5 दिन में उसी रिकमेंडेशन को अपने स्टेट में लागू कर देते हैं। इसलिए सभी देश भर के लगभग मुझे सरकारी कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलता है। क्या स्टेट वाले जो एचटी लागू करने के लिए बाध्य होते हैं या अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? नहीं, वो अपना, देखो, केंद्रीय शासित जो राज्य हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें आयोग बिठाते नहीं है। वो केंद्र सरकार के जो पे कमीशन बैठता है उसकी रिकमेंडेशन को ज्यों का त्यों अपने यहाँ लागू करते हैं। दूसरा, बाकी स्टेट अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर उसे ऊपर नीचे करते हुए सोच सकती हैं, लगा सकती हैं। और बहुत सारी जगह, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम की विषय की बात करें तो सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ, जब केंद्र ने एनपीएस लागू किया तो कई राज्यों ने अपने यहाँ भी एनपीएस लागू कर लिया। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल की बात करें, उन्होंने यहाँ अभी पुरानी पेंशन स्कीम ही, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। हाँ, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का भी ऐसा है कि ये पे कमीशन को, क्योंकि सरकार क्योंकि 10 साल में पे कमीशन अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, ये सब राज्य सरकारें भी जानती हैं, केंद्र सरकार भी जानती है कि इससे जब पैसा किसी के हाथ पे आता है तो उसकी खरीदने की क्षमताएं बढ़ जाती है और उससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है क्रय करने की शक्ति बढ़ने से। लेकिन सरकार का जो बजट होता है या जो सरकार का जो बजट होता है, जो सरकार की अर्थव्यवस्था है, उसमें भार तो बढ़ेगा ना? नहीं, अब ऐसा लगता है कि भार बढ़ता है, लेकिन हमने क्या कहा कि उसकी क्रय की क्षमता बढ़ेगी। तो वो जब आप ज़मीन खरीदेगा, वो अपने लिए मकान खरीदेगा, वो अपने लिए कार खरीदेगा, तो वो जो टैक्स, आप जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू उसकी भरपाई करता है और उससे उसकी भरपाई होती है।
लेकिन जैसे आपने कहा क्रय शक्ति बढ़ेगी तो कहेंगे महंगाई भी तो बढ़ेगी, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा महंगाई पे? महंगाई बढ़ते बढ़ते इस स्तर पे आ जाती है, इसलिए पे कमीशन को बिठाना पड़ता है। महंगाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, तब उसके आधार पर एक न्यूनतम वेतनमान फिक्स करना, क्योंकि आज का जो न्यूनतम वेतनमान है उससे अर्थव्यवस्था घर की नहीं चल रही है, जिसके कारण से ये पे कमीशन बिठाने होते हैं। क्योंकि अभी न्यूनतम वेतनमान 18,000 प्लस डीए है, जो कि अभी 18,000 में दिल्ली में अभी मुझे लगता है एक परिवार के लिए वो बहुत कम है। इसीलिए इसकी चिंता भी न्यूनतम वेतनमान कितना फिक्स हो, इस पर भी अभी कोई गाइडलाइन हम लोग तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ तैयार हो कि न्यूनतम इतना वेतनमान मिले। अभी इस पर अभी स्पष्टता से कह पाना कि कितना होना चाहिए, उसके लिए अपनी टीम रिसर्च विंग जो बैठेगी, जो तय करेगी, उसको आगे रखेंगे। महंगाई के हिसाब से तय होगा ये, किंतु हर स्टेट का अलग होता है ये तो न्यूनतम वेतनमान राज्यवार। नहीं, अब जैसा है राज्यवार न्यूनतम वेतनमान अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में भी मुझे सुनने में आता है कि वो उन्होंने 7वां वेतन आयोग भी लागू नहीं किया अपने यहाँ, कुछ राज्यों ने। तो अगर ऐसा है तो वो करना चाहिए, वो देखते हुए अगर ऐसा जब हम गणना कर रहे हैं, गणना करने में न्यूनतम वेतनमान कितना होना चाहिए वो प्रत्येक राज्य के कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो उनको भी अपने यहाँ गणना करके अपने न्यूनतम वेतनमान तय करके और पे कमीशन सेंट्रल के पे कमीशन के आधार पर अपनी जो भी रिकमेंडेशन हो ऐसा करके उसको लागू कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारी हों या बड़ी बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनको तो लाभ मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा जो सेक्टर्स होते हैं, मतलब स्कैटर्ड होते हैं, जो इस तरह के काम करने वाले होते हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा न्यूनतम वेतन मिलने का? साथ ही साथ कुछ सुविधाएं होती हैं जो राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती है, वो छूट जाते हैं। तो क्या 8वें वेतन आयोग में क्या अपेक्षा करते हैं कि उनको भी जो इस स्कीम में नहीं आती कैसे लाभ मिलेगा? नहीं, मुझे जैसे आप कौन से प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अपने स्ट्रक्चर है। अनरजिस्टर्ड है, छोटे कोई 10 कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, 15 कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, जो बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं। तो वो तो सेंट्रल लेबर कमीशन जो कमिश्नर होता है वो अपना न्यूनतम वेतनमान उसका गजट नोटिफिकेशन और नौकरी के हिसाब से भी रहता है। जैसे आप कोल में नौकरी करते हैं तो वहाँ न्यूनतम वेतनमान कितना होगा, वो कर्मचारियों के लिए समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी सैलरी स्ट्रक्चर उन सभी कर्मचारियों के लिए निकालते हैं। दूसरा, अंत में ये जानना चाहूँगा, जो कि छोटे कस्बों में है या ग्रामीण एरिया में है, ऐसे वर्कर हैं जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, आशा वर्कर हैं, जो इस तरह के नौकरी है उनके पास में, किंतु उनको उससे क्या रोजगार विहीन नहीं कह सकते और रोजगार युक्त भी नहीं कह सकते, उनके लिए क्या 8वें वेतन में अपेक्षा करते हैं आप? नहीं, 8वां वेतन आयोग जैसा समझने की बात है, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनके स्ट्रक्चर के लिए बनता है। उसके बाद सबके अपने अपने वेतन आयोग बना सकते हैं या केंद्र के वेतन आयोग के आधार पर अपना काम कर सकते हैं। आप जिन वर्कर्स की आप चर्चा कर रहे हैं उन्हें स्कीम वर्कर कहते हैं। वो कृषि मित्र हो सकता है, शिक्षा मित्र हो सकता है, जो है खाना बनाने वाली जो मिड डे मील जो है बहन हो सकती है, हमारी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, NHM है, मनरेगा है, ऐसे स्कीम वर्कर करीब 17 स्कीम भारत देश में चल रही है। उन सब स्कीम वर्करों को वर्कर की परिभाषा में लाया जाए जिससे कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले। ऐसा प्री बजट मीटिंग में भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा। इस बजट में प्रावधान हो, उनको वर्कर की परिभाषा में लाएंगे तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिल पाएगी, सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो पाएगी, उनको पेंशन मिल पाएगी। ऐसी सब चिंता के लिए उनका वर्कर की परिभाषा में आना आवश्यक है जी। तो इसके लिए हमने आग्रह किया है कि वित्त मंत्री जी जो आने वाला बजट है इसमें उन सभी स्कीम वर्कर्स के लिए कोई अच्छा प्रावधान, फंड का प्रावधान कर दें। तो ये था 8वें वेतन आयोग किस तरह से काम करेगा और किन किन को लाभ होगा, और इससे महंगाई या वित्तीय क्या बोलते हैं वित्तीय भूल गया हूँ। 8वें वेतन इस तरह किस प्रकार लागू होगा डॉक्टर साहब ने बताया, और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन इससे लाभान्वित होगा, इस सभी पर चर्चा की। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।